सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ, और आज के इस शानदार सेशन में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। आप सब लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर इस टॉपिक को करवा दिया जाए, तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सूचना दे देता हूं कि हमने वीनस टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। वीनस टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज केवल इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के लिए है। इस टेस्ट सीरीज में 20 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे प्लस 10 कंप्लीट सिलेबस पर आधारित टेस्ट होंगे। इस प्रकार से टोटल 30 टेस्ट होंगे। 30 टेस्ट में आपको कंप्लीट हर एक जो टॉपिक टेस्ट होगा वो 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो लगभग देखिएगा 900 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज में मैं आप लोगों को 500 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। 500, इनके अलावा 500 क्वेश्चंस, इनका वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा आप लोगों को। जो भी विद्यार्थी, जो भी अभ्यर्थी वीनस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाह रहा है वो ये पेड होगी। ये जो टेस्ट सीरीज है ये पेड है। यदि आप पहला टेस्ट इसका मंगवाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जो फ्री है, उसके लिए आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहा है, ये राजस्थान की इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड की बेस्ट टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेगा और अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेगा। अब हम शुरू करते हैं आपका बहुत शानदार टॉपिक, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन में आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार थोड़ा जान लें। इवैल्यूएशन क्या होता है ये जानना है आपको। इवैल्यूएशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन चीजें इसमें शामिल होती हैं। मेजरमेंट क्या होता है आपको जानना है। असेसमेंट क्या होता है ये आपको समझना है। मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आपको जानना चाहिए। ये इसका ट्रांसक्रिप्शन आप देख लेना, ठीक है। ये चीजें आपको जाननी है। उसके बाद में आपको पढ़ना है पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का क्या उद्देश्य होता है। उसके बाद में इवैल्यूएशन की दो आपको टॉपिक पढ़ने हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक समेटिव असेसमेंट। इन दोनों को ठीक ढंग से पढ़ लेना आपको। उसके बाद CCE को ठीक से पढ़ना है। CCE को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन भी पढ़ना है। तब जाके आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। लेंदी टॉपिक है, हो सकता है कि एक वीडियो में पूरा नहीं हो, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका दूसरा वीडियो भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाए। कंप्लीट सिलेबस आपका, ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपका एग्जाम तक नहीं, सिलेक्शन तक साथ दूंगा, तो बेटा किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे फ्री में आपको कंप्लीट सिलेबस, ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस, क्या हुआ कोई 2-4-5% रह गया तो उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। बस आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक खूब पहुंचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, आप अपनी करेंगे। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन देखिएगा भाई, इवैल्यूएशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इस लाइन को आप समझ लीजिएगा। इवैल्यूएशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है। इवैल्यूएशन क्या है, अभिन्न हिस्सा है किसका, टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है उसका अभिन्न हिस्सा है इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन। यदि मूल्यांकन नहीं होता है तो फिर जो शिक्षा का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, लर्निंग और टीचिंग है, अध्ययन और अध्यापन है, वो कार्य संपूर्ण नहीं माना जाता है जब तक कि मूल्यांकन नहीं हो। अब मूल्यांकन में बच्चे की कौन कौन सी चीजों को मापा जाता है ये हम इस नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू इंटेलेक्ट, माइंड से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो
कॉग्निटिव होती हैं। अफेक्टिव का मतलब होता है बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का एटीट्यूड, बच्चे की इमोशंस, बच्चे की फीलिंग्स, ये सब चीज़ें अफेक्टिव डोमेन में होती हैं। साइकोमेट्रिक का मतलब होता है जिसको साइकोमोटर बोलते हैं। ये जो होता है इसमें स्किल्स मापी जाती हैं, जो आपके फिजिकल स्किल्स होती हैं, जिसमें नॉलेज और फिजिकल स्किल दोनों शामिल होती हैं, उनको मापा जाता है। आउटकम्स यानी परिणाम, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं, मापी जाती हैं किसमें? इन द इवेल्युएशन प्रोसेस, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें ये सारी चीज़ें मापी जाती हैं। कौन कौन सी सारी चीज़ें? 3 चीज़ें हमने देखी। कौन कौन सी 3 चीज़ें देखी भी? सबसे पहले हमने कॉग्निटिव देखा, कॉग्निटिव के बाद में हमने अफेक्टिव देखा, अफेक्टिव के बाद में हमने साइकोमेट्रिक देखा। ये 3 चीज़ें इसमें मापी जाती हैं। ये तो बच्चे की मापी जाती हैं। और क्या क्या होता है इवैल्यूएशन में देखिएगा। इन एजुकेशन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस का मतलब होता है शैक्षिक प्रक्रिया। इंस्ट्रक्शन जो आपको बच्चे को दिए जाते हैं वो आप पढ़ाई से मान लें, शिक्षा से मान लें, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को जांचा जाता है। जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसको जांचा जाता है, उसको परखा जाता है, उसको मापा जाता है। टीचर्स परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन में टीचर की परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है, और यदि उसमें कहीं कुछ ऐसा मिलता है जिसको सुधारा जा सकता है तो उसको सुधारा जाता है। और क्या होता है देखिएगा, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, शिक्षा के जो प्रोग्राम्स हैं, योजनाएं हैं, पॉलिसी जो नीतियां हैं, उनका भी मापन, उनका भी मूल्यांकन किया जाता है। एंड लर्नर्स लर्निंग आर इवेल्युएटेड, और लर्नर की लर्निंग को मूल्यांकित किया जाता है। अब यहां देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा आप लोगों के पास। क्वेश्चन ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवेल्युएटेड इन इवेल्युएशन। क्लियर समझ में आ रही क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवेल्युएटेड इन इवेल्युएशन। कौन सा नहीं मापा जाता है? आपसे आएगा इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, टीचर्स परफॉर्मेंस, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, लर्नर्स लर्निंग, और तीसरा आ जाएगा द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्कूल, या फिर द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल। ये आ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल। मूल्यांकन में स्कूल की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं होता है। आगे देखिएगा, इवैल्यूएशन मेक्स प्रोविजन फॉर गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ पुपिल्स। पुपिल का मतलब होता है विद्यार्थी। इवैल्यूएशन में किस बात के प्रावधान होते हैं? प्रावधान होते हैं फॉर गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ पुपिल्स। बच्चों की जो ग्रोथ है, बच्चों का जो विकास है, बच्चों का जो डेवलपमेंट है, उसको एक दिशा दी जाती है, उसको एक गाइड किया जाता है, उसको एक दिशा दी जाती है। और क्या होता है मूल्यांकन में? टू डायग्नोज देयर वीकनेसेस, उन बच्चों की वीकनेसेस को डायग्नोज किया जाता है, उनको मूल्यांकन किया जाता है। डायग्नोज, उनको जांचा जाता है, उनको परखा जाता है, उनको खोजा जाता है, उनको डायग्नोज किया जाता है। क्योंकि उनकी वीकनेसेस को ढूंढा जाता है, उनकी कमजोरियों का पता लगाया जाता है। एंड स्ट्रेंथ, और बच्चे की स्ट्रेंथ का पता लगाया जाता है। क्या करने के लिए? टू पॉइंट आउट द एरियाज, उन एरियाज को पॉइंट आउट करने के लिए, उन एरियाज को जांचने परखने के लिए, उन एरियाज को चिन्हित करने के लिए, वेयर रिमीडियल मेजर्स आर डिजायरेबल, जहां रिमीडियल मेजर्स की आवश्यकता है, जहां उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है, जहां उपचारात्मक कारकों की आवश्यकता है, जहां बच्चे को सुधारे जाने की आवश्यकता है, जहां बच्चे का उपचार किए जाने की आवश्यकता है, उन एरियाज को परखा जाता है, उसकी वीकनेसेस को परखा जाता है, उसकी वीकनेसेस का पता लगाया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाया जाता है। इन सब चीज़ों का पता किस में लगाया जाता है? इवैल्यूएशन में पता लगाया जाता है। इसका मतलब इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होती है, एक शैक्षिक जो प्रक्रिया होती है उसका अभिन्न अंग होता है। अब आगे पढ़ते हैं अपन। इवैल्यूएशन पढ़ने के साथ साथ आपको 2 चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी, एक मेजरमेंट और एक असेसमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं मापन और मूल्यांकन, हमारे यहाँ इवैल्यूएशन है तो उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज एन इवैल्यूएशन, है तो एक प्रकार का मूल्यांकन ही है, तो मूल्यांकन का ही एक प्रकार, लेकिन एक्सप्रेस्ड इन
क्वांटिटेटिव टर्म्स, लेकिन इसको अभिव्यक्त किया जाता है मात्रात्मक रूप से। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक रूप से, यानी इसमें संख्या और मात्रा को रखा जाता है। आप किसी भी चीज जिस तरह से अपने कमरे का मेजरमेंट करते हैं तो कहते हैं कमरा है 8 बाई 10 का, तो ये जो है ये संख्या या मात्रा होती है। किसी बच्चे के 10 में से 8 मार्क्स आए तो ये क्या है, मेजरमेंट है। दिस इज व्हाट, मेजरमेंट। क्लियर होगी बात। मेजरमेंट इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव टर्म्स। मेजरमेंट का संबंध केवल और केवल किससे होता है, क्वांटिटेटिव टर्म्स से होता है, मात्रात्मक पक्ष से होता है। मेजरमेंट स्टॉप्स एट, मेजरमेंट का काम वहीं रुक जाता है, कहां, एट स्क्राइबिंग द क्वांटिटी। जब वो मात्रा बता देता है वहीं उसका काम रुक जाता है, उसके बाद मेजरमेंट का कोई काम नहीं होता है, फिर मूल्यांकन या असेसमेंट का काम शुरू हो जाता है, बट नॉट मेकिंग वैल्यू जजमेंट। मेजरमेंट क्या नहीं करता है, वैल्यू जजमेंट नहीं करता है। वे मेजरमेंट में जजमेंट, निर्णय का भाग शामिल नहीं होता है, इसमें जजमेंट शामिल नहीं होता है। किस पे, ऑन द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, चाइल्ड की परफॉर्मेंस पे किसी प्रकार का जजमेंट मेजरमेंट का हिस्सा नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट। इनमें से मेजरमेंट का कौन सा हिस्सा है, कौन सा पक्ष मेजरमेंट का है, तो आपको बताना है क्वांटिटेटिव जो पक्ष है, क्वांटिटेटिव एरिया जो है वो किससे रिलेटेड है, मेजरमेंट से रिलेटेड है। मुझे लगता है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। उसके बाद देखते हैं असेसमेंट। ये असेसमेंट क्या होता है अभी ये भी पढ़ लेते हैं। असेसमेंट में, असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। असेसमेंट जो है वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, इसमें क्या किया जाता है, कलेक्टिंग, इकट्ठा करना, रिवाइव, उनकी समीक्षा करना, एंड उनको यूज करना, किनको, डेटा। यहां जो हमें डेटा मिला था, किसमें, मेजरमेंट में जो डेटा मिला था हमें, उस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, उसको यूज करते हैं फॉर द बेटरमेंट। किसके लिए यूज करते हैं हम भाई, फॉर द पर्पज ऑफ, किस उद्देश्य के लिए, इंप्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में सुधार के उद्देश्य से उनको काम में लेते हैं। ये चीज किसमें होती है, असेसमेंट में होती है। मेजरमेंट में केवल मात्रा का संबंध होता है, नंबर का। इसमें एक प्रक्रिया ये है कि इसमें उनको इकट्ठा किया जाता है, उनके ऊपर सोच विचार किया जाता है, उनको यूज करने की सोची जाती है, किसके लिए, लर्निंग प्रोसेस में सुधार के लिए। इन क्लासरूम असेसमेंट रेफर्स टू, क्लासरूम में असेसमेंट का संबंध किससे होता है, टू ऑल द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, सभी प्रकार की प्रोसेस से, जितने भी प्रोसेस होती हैं और फिर उसके जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उन सब का संबंध किससे होता है, असेसमेंट में, विच आर यूज्ड, जिनको काम में लिया जाता है, टू डिस्क्राइब नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ पीपल्स लर्निंग। उनको जो जितने भी प्रोडक्ट जो प्रोसेस आई उनको काम में लिया जाता किसके लिए, टू डिस्क्राइब द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पीपल्स लर्निंग। नेचर, प्रकृति बताने के लिए, और एक्सटेंट ऑफ लर्निंग, कहां तक बच्चे ने सीखा है, कैसा सीखा है, उसका नेचर बताया जाता है, और कहां तक सीखा है। एक्सटेंट का मतलब किस सीमा तक सीखा है। ये सारी बातें किस में शामिल होती हैं, ये असेसमेंट में शामिल होती हैं। तो ये चीज क्या थी, असेसमेंट हो गई। क्लियर है। बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनसे हम डेटा वगैरह इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। ए नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, आर ऑफन यूज टू गेट मेजरमेंट। क्या करने के लिए, मेजरमेंट लेने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके लिए जाते हैं। डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, और अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेस से डेटा लिए जाते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो, दिस इंक्लूड टेस्ट हो सकते हैं, उससे हमें डेटा मिल जाए, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, इन्वेंट्रीज हो सकती हैं,
क्वेश्चनेयर्स हो सकते हैं, प्रश्नावली वगैरह, ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनको हम इस लेक्चर, इस लेसन के दौरान आगे पढ़ेंगे। तो हमने कितनी चीजें पढ़ ली भी? 2 चीजें हमने पढ़ ली। पहला कौन सा? मेजरमेंट। दूसरा कौन सा? असेसमेंट। और अब आता है क्या? अब आता है इवैल्यूएशन। क्या था भैया? इवैल्यूएशन आता है। ये क्या होता है इवैल्यूएशन? ये मूल्यांकन है जिसको हमें गहराई से पढ़ना है। अ पार्ट ऑफ पासिंग जजमेंट, ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना आप लोग। इवैल्यूएशन जो होता है इसमें जजमेंट पास किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि इसका किससे संबंध होता है, ठीक है, इवैल्यूएशन का। तो एक ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया हुआ है ओपिनियन, एक आया हुआ है जजमेंट, एक आया हुआ था कोई मतलब क्वांटिटी, एक क्वांटिटी आया हुआ था। तो आपको कौन सा लिखना है? जजमेंट लिखना आपको, कि इवैल्यूएशन का संबंध किससे होता है? पासिंग द जजमेंट। ये जजमेंट पास करने की प्रक्रिया होती है। एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट, ये जजमेंट पास करने की क्रिया होती है, काम होती है किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड्स। कुछ निश्चित स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, उन बेसिस ऑफ, ऐसे उनके आधार पे, सेट स्टैंडर्ड, उन सेट स्टैंडर्ड के आधार पे जो हमने स्टैंडर्ड तय कर दिए, जो हमने पैमाना तय कर दिया, उस पैमानों के आधार पे क्या करता है? ये जजमेंट पास करता है। हेंस, इसलिए इट इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसलिए जो इवैल्यूएशन होता है वो क्या होता है भाई? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। क्लियर होगी बात? इसमें डिसीजन होता है, इसमें जजमेंट होता है। इवैल्यूएशन ऑफन, इवैल्यूएशन अक्सर इंक्लूड, देखो इवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? रिकमेंडेशंस शामिल होती हैं। रिकमेंडेशंस का मतलब होता है सुझाव शामिल होती हैं, अनुशंसाएं शामिल होती हैं। किसके लिए? फॉर यानी के लिए। कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? रचनात्मक एक्शंस, जो सुधारात्मक क्रियाएं होती हैं, रचनात्मक क्रियाएं होती हैं, उनके लिए रिकमेंडेशंस इसमें शामिल होती हैं। ये जजमेंट की प्रक्रिया होती है, ये डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया होती है। इवैल्यूएशन इज ए क्वालिटेटिव मेजर। ये कैसा मेजर होता है? क्वालिटेटिव मेजर्स होता है, जबकि मेजरमेंट में केवल क्वांटिटी होती है, उसमें क्वालिटी पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन, किसकी? क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन। एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लो आप लोग, ताकि वहां कुछ भी आए तो आपका माइंड इतना अच्छे से काम कर जाए कि आप उस ऑप्शन को देखिए। हो सकता है कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं मिले, वहां सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं मिले तो भी यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप क्वेश्चन में किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। प्रिवेलिंग सिचुएशन का मतलब होता है फिलहाल जो स्थिति है बच्चे की, उस स्थिति के आधार पे उसका क्वालिटेटिव मेजर किया जाता है, उसको मापा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इवैल्यूएशन में क्या क्या शामिल हो गया? इवैल्यूएशन में ये 2 चीजें शामिल हो गई। कौन कौन सी 2 चीजें शामिल हो गई भी इवैल्यूएशन में? एक मेजरमेंट शामिल हो गया और एक क्या शामिल हो गया? असेसमेंट शामिल हो गया। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि विनर्स टेस्ट सीरीज है जो केवल इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के लिए है। 20 टॉपिक वाइज होने हैं और 10 मेजर टेस्ट होंगे। पहले फ्री टेस्ट का लिंक यदि आपको लेना है या फिर टेस्ट सीरीज के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे 9521725483 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये जानकारी थी, आगे बढ़ते हैं फटाफट। डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में फिर क्या डिफरेंस हुआ? सीधा सीधा एक बड़ा डिफरेंस तो यही है कि वो क्वांटिटेटिव होता है और ये क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, इन इवैल्यूएशन में पुपिल्स क्वालिटेटिव प्रोग्रेस एंड बिहेवियरल चेंजेस, उसकी क्वालिटेटिव प्रोग्रेस और उसका बिहेवियरल चेंजेस, उसका व्यवहारात्मक जो परिवर्तन होता है उसको मापा जाता है। क्लियर हो गई? आर टेस्टेड, उनको जांचा जाता है। इन मेजरमेंट, जबकि मेजरमेंट में ओनली, ध्यान दीजिएगा, मेजरमेंट में ओनली क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस होती है। सिर्फ क्या मापी जाती है? उसकी जो मात्रात्मक प्रोग्रेस है वो मापी जाती है। कैन बी एक्सप्लोर्ड, कैन बी टेस्टेड, कैन बी मेजर्ड, ये सारे वर्ड आपको वहां मिल सकते हैं। एक ही शब्द है। बिहेवियर्स कैनॉट बी टेस्टेड,
उसमें बच्चे का एप्टीट्यूड, बच्चे का एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, वो सब चीज़ें मेजरमेंट में नहीं मापी जा सकती हैं। दूसरा अंतर देखिएगा, इवेल्युएशन इज द प्रोसेस बाय विच, इवेल्युएशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, अभी मैं आपको बात कर रहा था, एंड टेंडेंसीज, प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज होती हैं प्रवृत्तियां, ये सारी चीजें उसमें मापी जाती हैं। मेंटल एबिलिटीज, उसके बाद में आइडियाज, बिहेवियर्स, क्या मापे जाते हैं, बिहेवियर, सोशल एडजस्टमेंट, उसका जो एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है उसको मापा जाता है, समाज में किस प्रकार से वो समायोजन करता है, एटसेट्रा। ये सब चीजें ऑफ पुपिल्स, बच्चों की आर टेस्टेड, एनी मेजर, ये माई नहीं है भैया, गलती से हो गया, मेजरमेंट द इंटरेस्ट आर टेस्टेड, मेजरमेंट कैनॉट, मेजरमेंट में ये सब नहीं हो सकती हैं, ठीक है, ये किस में होती है, इवेल्युएशन में होती हैं, जबकि मेजरमेंट कैनॉट, ठीक है, मेजर इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड टेंडेंसीज। ये हो गया। तीसरा देखिएगा, द इवेल्युएशन एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। द इवेल्युएशन जो है एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है वो सुधार करना चाहता है, इवेल्युएशन का मकसद होता है इंप्रूवमेंट, जो चीजें उसको लगी कि ये ठीक नहीं है उनका क्या किया जाए, उनमें मॉडिफिकेशन किया जाए, उनमें परिवर्तन किया जाए, उनमें सुधार किया जाए, जबकि मेजरमेंट में इस प्रकार की कोई बात, लर्निंग प्रोसेस एजुकेशन सिस्टम बाय ब्रिंगिंग अ चेंज इन द बिहेवियर, मेजरमेंट्स एम्स एट मेजरमेंट ओनली, जबकि मेजरमेंट का संबंध सिर्फ किससे होता है, मेजरमेंट से होता है, उसको सुधार परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये चीजें हमने अभी तक समझी। टॉपिक बहुत शानदार है इसमें और थोड़ा बड़ा भी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ेंगे इसमें हम पर्पज ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का जो पर्पज है वो क्या होता है, आपसे पूछेंगे एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ इवेल्युएशन, इनमें से इवेल्युएशन का कौन सा पर्पज नहीं है वो आप लोगों से पूछेंगे। तो पहला देखिएगा, एजुकेशनल इवेल्युएशन इज कैरिड आउट, उसको किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय से मूल्यांकन किया जाता है, फॉर द फॉलोइंग पर्पज, इस पर्पज के लिए जो बताए हैं उनमें से पहला क्या पर्पज होता है इसका देखिएगा, पहला होता है टू डिटरमाइन द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियरल आउटपुट एंड लर्निंग आउटपुट। समझिएगा, ट्रांसलेशन करना सीखिएगा, यदि आप ट्रांसलेट कर पाए तो आप आंसर दे पाएंगे। टू डिटरमाइन, इस बात को तय करना, द रिलेटिव इफेक्टिवनेस, रिलेटिव कौन होता है, सापेक्षिक प्रभावशीलता को, सापेक्षिक प्रभावशीलता होती है पहले कितना था अब कितना हो गया, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम, जो शैक्षिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जो प्रोग्राम्स योजनाएं चल रही हैं वे कितने प्रभावी हैं। भाई कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बच्चों का मूल्यांकन नहीं किया तो क्या पता चलेगा कि जो योजना चल रही है उसका कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। टू डिटरमाइन द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में, स्टूडेंट्स बिहेवियरल आउटपुट, बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है और उसकी लर्निंग में कितना परिवर्तन आ रहा है, इस बात को जांचने के लिए, इस बात को डिटरमाइन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। दूसरा देखें, टू मेक रिलायबल डिसीजंस, विश्वसनीय निर्णय लेने के लिए अबाउट एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षिक योजनाओं के बारे में निर्णय लेने के लिए कि अब आगे शैक्षिक योजनाओं में, शैक्षिक प्रक्रिया में क्या किया जाना चाहिए, इसका पता भी कहां से लगाया जाता है, मूल्यांकन से ही पता लगाया जाता है। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ को पहचानना, और लैक ऑफ ग्रोथ या फिर बच्चों में ग्रोथ नहीं हो रही है इस बात का पता लगाने के लिए, इन एक्वायरिंग, क्या करने में, डिजायरेबल नॉलेज, कि वो जो नॉलेज उनको लेना चाहिए उसमें उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, उनके एटीट्यूड्स में और उनके सोशल वैल्यूज में कुछ
ग्रोथ, कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें भी मूल्यांकन के माध्यम से पता लगाई जाती हैं। उसके बाद में देखिएगा और क्या क्या मकसद इसका, टू हेल्प टीचर्स, टीचर की हेल्प करना किसमें, टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग, उनकी टीचिंग की प्रभावशीलता, उनकी टीचिंग टेक्निक्स की प्रभावशीलता, और लर्निंग मटेरियल, और वो जो मटेरियल पढ़ा रहे हैं वो कितना प्रभावी है, इस बात का पता लगाने के लिए भी किसकी जरूरत है, इवैल्यूएशन की जरूरत है। एक टीचर पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने का कितना प्रभाव है, उसके पढ़ाने से बच्चे कितने सीख पा रहे हैं, एक टीचर मटेरियल दे रहा है, उस मटेरियल का कितना प्रभाव हो रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए भी होता है। उसके बाद देखिएगा, टू हेल्प मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू वांट टू लर्न मोर, बच्चे को मोटिवेट भी करना। अभी हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, अभी आपका मैसेज आता है कि सर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था लेकिन मैंने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट के बाद मेरा एक रूटीन बन गया। बेटा टेस्ट सीरीज इसलिए भी जरूरी है कि टेस्ट सीरीज से आपको पता है कि कल मेरा टेस्ट होना है, तो आप उसको पढ़ेंगे जरूर। आपको यदि टेस्ट में आपके कम मार्क्स आए तो आपको चिंता होगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे नहीं, अब तो मुझे ज़्यादा करना ही पड़ेगा, देखो मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, और हमने जो टेस्ट सीरीज़ की हुई है वो भी इवैल्यूएशन का एक प्रकार है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है टेस्ट सीरीज, तो बेटा आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके भले का सौदा है, ये बहुत सस्ता सौदा है। टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू वांट टू लर्न मोर एज दे डिस्कवर देयर प्रोग्रेस, क्योंकि वो क्या खोजते हैं, अपनी प्रोग्रेस का पता लगाते हैं, कितनी प्रोग्रेस वो कर पा रहे हैं इस बात का पता लगाते हैं। एंड लैक ऑफ प्रोग्रेस इन द गिवन टास्क, और लैक ऑफ प्रोग्रेस, और कितनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपने सीखा ही सीखा और आपका मूल्यांकन नहीं हुआ, आपका टेस्ट नहीं हुआ, आपका मापन नहीं हुआ, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। आप अपनी मर्जी में तो ये कह रहे हो कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा तैयार कर लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन ये सब कब पता चलता है, मूल्यांकन के बाद पता चलता है। इसलिए मूल्यांकन बहुत आवश्यक होता है, टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, पहचाना जाता है, दैट माइट हिंडर, जो रोक सकती हैं, और प्रिवेंट द अचीवमेंट ऑफ सेट गोल्स, अचीवमेंट्स उपलब्धि, सेट गोल, जो अपने गोल्स तय किए थे कि भाई मुझे बच्चों को ये पढ़ाना है, बच्चों ने तय किया था कि मुझे इतना पढ़ना है, तब आपने मूल्यांकन हुआ, आपका टेस्ट हुआ, तो वो प्रॉब्लम्स आपको पता चल गई कि मुझे इस बिंदु में दिक्कत है, इस टॉपिक की वजह से मुझे गड़बड़ होती है, फोनेटिक्स की वजह से मुझे गड़बड़ होती है, लिंकिंग डिवाइस की वजह से मुझे गड़बड़ होती है। आपने पता किया, ये कैसे पता किया आपने, तब आपने अपना टेस्ट किया, मूल्यांकन किया, तब पता चला, और फिर आप उनको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रमोशन, एक ये भी प्रकार होता है भाई, ये भी एक कारण होता है, उद्देश्य होता है। एक ऑब्जेक्टिव, एक तटस्थ आधार प्रदान करना जिससे बच्चों को प्रमोट किया जाए, एक क्लास से दूसरे क्लास में बच्चों को भेजा जाए, फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, एज वेल एज द रिवार्ड सर्टिफिकेट्स, बच्चों को रिवार्ड किया जाए, इनाम दी जाए, एक क्लास से दूसरी क्लास में उनको भेजा जाए। इसके लिए जो तटस्थ आधार चाहिए वो भी क्या होता है, मूल्यांकन ही होता है। अभी आप लोगों का टेस्ट होगा, उस आधार पे आपको टीचर बनाया जाएगा, तो ये भी एक क्या है, मूल्यांकन का ही एक प्रकार है। आगे हम पढ़ेंगे। चलो भाई एक चीज बताइएगा आप लोग, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे उसको। अभी जो रीट की एग्जाम होने वाली है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है या समेटिव असेसमेंट है? नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो कि ये सर फॉर्मेटिव असेसमेंट है या समेटिव असेसमेंट है, जो आपकी रीट की एग्जाम होगी वो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन की कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या है वो पढ़ेंगे हम। देखिएगा, इवैल्यूएशन इज सिस्टमेटिक, बहुत ही सिस्टमेटिक होता है, कंटिन्यूअस होता है, एंड साइंटिफिक प्रोसेस होती है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाइड, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको पहले पहचान लिया जाता है, उनको डिफाइन कर लिया जाता है प्रीवियसली, पहले ही,
अभी आपका उद्देश्य ये है कि मुझे 30 में से 30 मार्क्स लाने हैं, अभी आपका उद्देश्य ये है कि मुझे रीट में सिलेक्शन लेना है। टीचर जब पढ़ाता हो तो उसके बाद सिलेबस होता है, उसका पता होता है, ये यानी उद्देश्य पहले तय हो जाते हैं। इवेल्युएशन मस्ट बी बेस्ड ऑन, और फिर जो मूल्यांकन होगा वो किस पर आधारित होना, ऑब्जेक्टिव्स विद द टीचर स्टार्ट टीचिंग, उन उद्देश्यों के आधार पर होना चाहिए जिस उद्देश्यों के आधार पर टीचर ने टीचिंग स्टार्ट की थी। इसका मतलब जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शुरू में ही हो जाने चाहिए। इवेल्युएशन एम्फेसाइज दैट, इवेल्युएशन ये बताता है दैट लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सीखिएगा। लर्निंग जो है वो टीचिंग से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सीखना। इसलिए पढ़ाने पे फोकस नहीं होता है, सीखने पे फोकस होता है। आप कितना सीख पाए ये इंपॉर्टेंट है, मैं कितना पढ़ा पाए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना सीख पाए ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन इसके दूसरे बिंदु पे आते हैं और वो है टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के प्रकार देखते हैं अपन, कितने प्रकार होते हैं इवेल्युएशन को देखते हैं भाई। पहला बिंदु देखिएगा इसमें क्या है, देयर आर टू मेन लेवल्स ऑफ इवेल्युएशन। दो मुख्य स्तर होते हैं इवेल्युएशन के, प्रोग्राम लेवल और स्टूडेंट लेवल। कौन से दो भी, एक तो प्रोग्राम यानी जो कार्यक्रम है उसके आधार पे, और एक स्टूडेंट। कैसे समझ लो इसको, एक तो ये देखा जाता है कि जो कार्यक्रम शिक्षा में लागू किया गया था उस कार्यक्रम की कितनी सफलता हुई। किसी भी प्रकार की योजनाएं सरकार लाती रहती है, वो कितनी सफल हुई, एक तो ये देखा जाता है। और एक स्टूडेंट बेस्ड होता है, वो ये देखा जाता है कि उससे स्टूडेंट ने कितना सीखा, उसके कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमेट्रिक आउटपुट्स कितने अच्छे आए। तो दो तरह का मूल्यांकन होता है स्टूडेंट लेवल। ईच ऑफ टू लेवल कैन इन्वॉल्व, ये दोनों इन्वॉल्व कर सकते हैं आइदर ऑफ टू मेन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। दोनों मेन टाइप इवैल्यूएशन की किसकी, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, यानी दोनों ही लेवल पे। कौन कौन से लेवल पे, प्रोग्राम लेवल पे भी और स्टूडेंट लेवल पे भी। दो जो मुख्य प्रकार हैं इवैल्यूएशन के, कौन से, फॉर्मेटिव और समेटिव, ये दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं अपन इसको। प्रोग्राम इवैल्यूएशन क्या होता है, अपन फॉर्मेटिव और उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे उसको बाद में। प्रोग्राम इवैल्यूएशन हैज टू डू विद, प्रोग्राम जो इवैल्यूएशन होता है उसका संबंध होता है हैज टू डू विद द डिटर्मिनेशन ऑफ, इस बात को निश्चित करना वेदर ए प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड और नॉट, कि इस प्रोग्राम को ठीक ढंग से इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं। समझ में आ गई। प्रोग्राम लेवल पे तो ये देखा जाता है। फिर स्टूडेंट लेवल पे क्या देखा जाता है, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिटरमाइंस हाउ वेल ए स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग, कितना ठीक ढंग से एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है इन अ प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में बच्चा कितने अच्छे ढंग से पूरा कर रहा है ऑफ स्टडी। ठीक है, तो दो चीजें हमने पढ़ी। कौन कौन सी चीजें भाई, दो चीजें हमने पढ़ी, प्रोग्राम लेवल होता है, स्टूडेंट लेवल होता है। इन दोनों में फॉर्मेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, समेटिव भी हो सकता है। और अब देखिएगा आप लोग, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बड़ी संभावना होती है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। पहला कौन सा, फॉर्मेटिव, और दूसरा कौन सा, समेटिव। देखो फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है। अभी तक आप सब लोगों ने बहुत कुछ इसके बारे में जान लिया होगा, लेकिन जो भी कंफ्यूजन्स हैं आज सब दूर कर देंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक तो ये ध्यान देना, जहां कहीं भी असेसमेंट फॉर लर्निंग मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, फॉर लर्निंग मिल जाए, लर्निंग के लिए, पढ़ा दिया उसका नहीं, पर जो पढ़ा रहे हैं उसमें सुधार के लिए फॉर लर्निंग होता है, वो फॉर्मेटिव होता है। दूसरी बात, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ये लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। क्या होता है अभी, ये लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, यानी अभी लर्निंग चल रही है। इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट दोनों शामिल होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन से प्रकार का असेसमेंट होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। यानी फॉर्मल इनफॉर्मल का फॉर्मेटिव और समेटिव का कोई संबंध नहीं है, फॉर्मेटिव दोनों हो सकता है।
फॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, और इनफॉर्मल का मतलब बिना ऑफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, बच्चे से कोई भी क्वेश्चन खड़ा होकर पूछ लिया, वो भी फॉर्मेटिव हो सकता है। और यदि आपने क्लास में कोई टेस्ट ले लिया, वो भी क्या हो सकता है, फॉर्मेटिव हो सकता है। वो फॉर्मल है, वो इनफॉर्मल। क्लियर होगी बात? आगे देखिएगा। और फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या संबंध होता है, किस लिए होता है? फॉर फीडबैक के लिए होता है। किसके लिए होता है भैया? फीडबैक के लिए होता है। ये बच्चा कितना सीख पाया, कितना नहीं पाया, इस बात को बताया जाता है इसमें। फॉर डेवलपमेंट के लिए होता है, ये बच्चे में सुधार के लिए होता है, उसके विकास के लिए होता है। ये इसका जो नेचर होता है वो डायग्नोस्टिक नेचर होता है। पूछा जाता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का कैसा नेचर होता है, या तो डेवलपमेंट ऑप्शन आता है या एक डायग्नोस्टिक होता है, यानी ये उसमें देखता है कौन कौन सी कमियां हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो नेचर होता है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, डायग्नोस्टिक नेचर होता है। इसका डेवलपमेंटल नेचर होता है, ये फीडबैक के लिए होता है, ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। यदि आपने 4-5 चीजें पढ़ ली तो ये आपका यहां से मामला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये देखते हैं। इसमें फॉर की जगह क्या लिखा होता है? ऑफ लर्निंग होता है, यानी लर्निंग हो चुकी है, आपको जो पढ़ाना था वो आप पढ़ा चुके हैं। अब आप उसका क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। तो ऑफ में समेटिव होता है। एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट, आपकी जो शैक्षिक यूनिट थी वो अब खत्म हो चुकी है, आपका जो सेशन है वो खत्म हो चुका है, उसके बाद ये होता है फॉर ग्रेडिंग। ये फीडबैक के लिए नहीं होता है सॉरी भाई, ये फीडबैक के लिए नहीं होता, ये किसके लिए होता है? ग्रेडिंग के लिए होता है। इसमें ग्रेड्स दी जाती हैं। टर्मिनल इन नेचर होता है, ये टर्मिनल होता है, ये खत्म करता है चीजों को, भाई ऐसा आया ऐसा नहीं आया, बस यहां चीजें खत्म होती हैं। तो ये टर्मिनल इन नेचर होता है। दो चीजें आप लोगों को इसमें ठीक से समझ लेनी है, फॉर्मेटिव और समेटिव की 4-4, 5-5 चीजें क्या हैं, इनको फिर से समझ लीजिएगा एक बार वीडियो पॉज करके या देख के। द गोल ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इज, ध्यान दीजिएगा, तो समेटिव इवैल्यूएशन का जो गोल होता है टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट की लर्निंग को इवैल्यूएट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके आधार पर उसको मापा जाता है। क्लियर होगी? कब? एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट। एक और होता है इसमें असेसमेंट एज लर्निंग, हालांकि आपको ये नहीं पढ़ना है। स्टूडेंट असेस देयर ओन लर्निंग, अपनी खुद की लर्निंग को असेस करते हैं, वो असेसमेंट एज लर्निंग होता है। एक असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है ये। और ऑफ का मतलब क्या है? समेटिव। फॉर का मतलब क्या है? फॉर्मेटिव। ये चीज आपको समझनी है। अब हमने और कोशिश की है कि आपको फॉर्मेटिव और समेटिव बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, एकदम ठीक ढंग से समझ में आ जाए। उसके लिए हमने क्या किया देखिएगा, फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव। इधर फॉर्मेटिव है, ये समेटिव। एफए का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। कई बार एफए भी लिखा हुआ आ जाता है। ये कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये कब कंडक्ट होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसी के दौरान होता है। ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान। ड्यूरिंग द सेमेस्टर और सेशन, सेमेस्टर या सेशन के दौरान होता है। जबकि ऐसे का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट। ऐसे का मतलब क्या होता है? समेटिव असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है देखिएगा, ये कब होता है? कंडक्टेड एट द एंड ऑफ, ये एंड में होता है। किसके एंड में? ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, उसके साथ ये होता है, उसके बाद ये होता है। जैसे एट द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, एंड ऑफ द क्लास का मतलब ये नहीं होता कि आज आपने क्लास पढ़ाई और उसके बाद ही टेस्ट लिया, वो तो फॉर्मेटिव होता है। ठीक है, एंड ऑफ द क्लास का मतलब ये हो कि सेशन कंप्लीट हो गया, उसका मतलब है यहां से। उसके बाद में देखिए फॉर्मेटिव में और क्या होता है, समेटिव में क्या होता है? एफए का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट। डिटरमाइन द लेवल ऑफ अचीवमेंट इन स्मॉल टास्क लर्न्ड इन शॉर्ट ड्यूरेशन। थोड़ा सा स्मॉल टास्क होता है, थोड़े से समय के दौरान जो उसने सीखा वो किस में मापा जाता है? एफए में। जबकि ऐसे में, समेटिव असेसमेंट में, डिटरमाइन द लेवल ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट के लेवल को डिटरमाइन किया जाता है
इन अ मेजर टास्क, बड़ा टास्क होता है, लर्न्ड इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन। हाफ ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम क्या हुआ, मिड टर्म एग्जाम, समेटिव हुआ। आगे पढ़ेंगे हम कौन कौन से फॉर्मेटिव में होते हैं, कौन कौन से समेटिव में होते हैं। एफए, कंडक्टेड रेगुलरली ड्यूरिंग द क्लास कोर्स और सेशन। एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, वो रेगुलरली कंडक्ट होता है। टीचर ने एक पार्ट पढ़ाया, उसी का टेस्ट ले लिया, पार्ट के बीच में भी टेस्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें क्या है, एफए है। जबकि ऐसे में क्या होता है, कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स, कोर्स के अंत में, सेशन के अंत में और प्रोग्राम के अंत में जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समेटिव कहलाता है। फिर देखिएगा एफए गिव्स लिमिटेड जनरलाइजेशन। जो सामान्यकरण होता है वो जनरलाइजेशन मतलब लिमिटेड होता है, थोड़ा सा हल्का सा होता है कि बच्चा ठीक है या नहीं है, इस प्रकार से बताया जाता है। गिव ब्रॉड जनरलाइजेशन, इसमें विस्तृत चीजें होती हैं। एफए लिमिटेड कंटेंट एरिया एंड एबिलिटी आर कवर्ड। कहने का मतलब ये है कि एफए छोटे स्तर का होता है, ऐसे बड़े स्तर का होता है, ये एंड में होता है, ये दौरान होता है। लिमिटेड कंटेंट एरिया होता है, थोड़ा कंटेंट एरिया होता है, एंड एबिलिटी आर कवर्ड, जबकि इसमें क्या होती हैं, लार्ज कंटेंट एरिया एंड एबिलिटीज आर कवर्ड। उसके बाद देखिएगा एफए में क्या होता है, कंडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। कंडक्टेड फॉर फीडबैक, ये फीडबैक के लिए होता है और डेवलपमेंटल के लिए होता है। ये कंडक्टेड फॉर ग्रेडिंग, ये ग्रेडिंग के लिए होता है। एफए का देखिएगा, इसका जो नेचर होता है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, इसका जो नेचर होता है वो डेवलपमेंटल होता है, डायग्नोस्टिक होता है, रेमेडियल नेचर होता है। रेमेडियल नेचर किसका होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। डायग्नोस्टिक नेचर किसका होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। डेवलपमेंटल नेचर किसका होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। टर्मिनल नेचर किसका होता है, किसका होता है भाई, ऐसे का, समेटिव असेसमेंट का। अब ये बहुत अच्छी एक लाइन मिली थी मुझे, तो मैंने इसको यहां नोट कर ली है, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। वेन द कुक टेस्ट द सूप, अरे हलवा बन रहा है, सूप बन रही है, जब उसको कुक चेक करता है, कुक का मतलब बनाने वाला, तब तो वो कौन सा है, इट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि वो उसमें अभी और ठीक कर देगा उसको। भाई वो बना रहा है ना, तो कुक चेक करता नमक कम है कि ज्यादा है, फटाफट डाल के ठीक कर देगा। वेन गेस्ट टेस्ट, लेकिन जब गेस्ट टेस्ट करते हैं उसी सूप को, दिस इज समेटिव, फिर वो समेटिव हो जाता है, क्योंकि अब उसमें और कोई सुधार की आवश्यकता नहीं होती है, गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा क्या भाई, वीडियो काफी लंबा हो गया है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप अपने सभी साथियों के साथ इसको साझा कीजिएगा। जल्दी ही मैं इसका एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें हो सकता है इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दें। धन्यवाद।